हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी नींद। काश के जिंदगी में ना किसी ने ये बोला होता, भाई सिर्फ गोल्ड लेता रहे, सिर्फ गोल्ड लेता रहे और भाई रिलैक्स रहे, मतलब कोई टेंशन नहीं है। जितने भी फंड मैनेजर्स आए, बैंक के अंदर जाओ तो टाई लगा के बंदा बैठा होता था और वो कहता था कि अरे आइए आइए सर, म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए, स्टॉक्स ले लीजिए, डीमैट अकाउंट खोल दूं। अरे कोई नहीं बोलता था कि गोल्ड ले लो। इनफैक्ट आप कभी किसी बैंक में जाओ ना, तो बैंक मैनेजर आपको सारे प्रोडक्ट बताएगा, गोल्ड ईटीएफ नहीं बताएगा, या आपको गोल्ड नहीं बताएगा, कभी भी नहीं बताएगा। यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, ये लोग भी जब आते हैं टीवी पे तो बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है। ठीक है, वो ठीक है भाई, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन गोल्ड सही है ये क्यों नहीं कोई बताता था? कभी किसी ने नहीं बोला। जो भी बोला वो आपके पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने, ग्रैंड फादर ने, ग्रैंड मदर ने, फादर ने ये बोला कि हाँ भाई गोल्ड ले लो। अगर तो अभी क्या है कि देखो, हम जिस जनरेशन से हैं भाई, ठीक है, अब जो जेनजी है और जो आगे नई जनरेशन है, वो तो सुनती ही नहीं किसी की बात। हमने तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत सुन लिया, शादी ब्याहों में हो जाता है गोल्ड का आदान प्रदान। लेकिन वैसे अदरवाइज अगर आप देखो तो आज की डेट में जो नई जनरेशन है वो गोल्ड वोल्ड, उसके लिए तो वो डिजिटल एरा में वो जी रही है ना। तो किसी ने आज तक ये बोला ही नहीं यार, टू बी ऑनेस्ट, कि गोल्ड ले लो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसको अगर एक लाइन में समराइज करूं तो गोल्ड के अंदर भाई कमीशन ही नहीं है। जब कोई कमीशन नहीं है ज्यादा तो भाई कोई गोल्ड को पिच ही नहीं करता। पहली चीज। दूसरी चीज, गवर्नमेंट इसलिए नहीं करती कि हमेशा याद रखना कि गवर्नमेंट गोल्ड प्रोड्यूसर नहीं है, नेट प्रोड्यूसर नहीं है। गोल्ड की जब देश में डिमांड बढ़ती है तो गोल्ड को मंगाना पड़ता है। जब गोल्ड को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है तो बदलब में मुझे यूएस डॉलर खर्चने पड़ते हैं। जब मैं यूएस डॉलर को सेल करता हूँ, मतलब तो यूएस डॉलर बाहर जा रहा है और गोल्ड अंदर आ रहा है। और गोल्ड बेसिकली एक डेड एसेट की तरह होता है गवर्नमेंट की नजर में, इंसान के लिए नहीं या रिटेलर के लिए नहीं। भाई बहुत बढ़िया चीज है लेकिन गवर्नमेंट की नजर में, क्योंकि वो इकोनॉमिक एसेट नहीं होता है। वो जब आता है तो लॉकर्स में लॉक हो जाता है, या ज्वेलरी के फॉर्म में गले में टंग जाता है, या घर में कहीं किसी लॉकर में दब जाता है और वो चिंटू की शादी में निकलता है ना। ऐसे ही तो होता है ना। लेकिन जो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स होते हैं और जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं, उसके अंदर जब पैसा जाता है तो वो ऑब्वियसली इकोनॉमी में आता है, और इकोनॉमी के अंदर वो एक इंजन का काम करता है। ठीक है, तो वो एक वो उससे क्या है कि इकोनॉमी में रोटेशन होती है बेसिकली। आप जब बैंक को देते हो एफडी के रूप में, तो बैंक आगे देता है, फिर वो आगे देता है, फिर वो आगे देता है। वो लीवरेज का चक्कर है ना। तो बेसिकली क्या है कि मनी जो है वो रोटेट होती रहती है। ठीक है। इधर गोल्ड क्या आया और एक जगह पार्क हो गया, तो इसलिए एक तो यूएस डॉलर निकल जाते हैं, ऊपर से ये इन्वेस्टमेंट जो एक तरीके से होनी है। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर देखो, कहीं ना कहीं एक चीज की तो क्रेडिबिलिटी है, एक चीज की तारीफ है कि इंडिया के अंदर ना ये समझ लो कि गोल्ड, जो हाउस होल्ड की अगर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा गोल्ड दुनिया में इंडिया के पास है, मतलब हाउस होल्ड के लेवल पे। ठीक है, अगर हाउस होल्ड के लेवल पे हम देखें तो इनफैक्ट आज एक ट्वीट भी किया था, उसके अंदर भी काफी बड़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस थी। आज मेन चीज पता है क्या है? मेन चीज है कि गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई फिर से उसने आज अपना बना लिया। गोल्ड आखिर रुक क्यों नहीं रहा है? और गोल्ड के साथ साथ क्या बिटकॉइन भी होगा? पहले वो तो उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। आज का शो डेडिकेटेड है कि भाई ऐसा क्या होने वाला है इकोनॉमी के अंदर, ऐसा क्या सेंस हो रहा है। क्योंकि हमेशा याद रखना, गोल्ड की एक सदियों पुरानी, कई हजार साल की हिस्ट्री है। इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है। एक सपोज करो कि एक कंपनी के अंदर एक बंदा होता है ना, जब उसके पास 20-25 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो जब कंपनी के अंदर क्राइसिस होता है तो लोग उस बंदे के पास जाते हैं, कहते हैं यार यू आर द मोस्ट एक्सपीरियंस, यू टेल अस व्हाट वी आर सपोज टू डू इन दिस सिनेरियो। सिमिलरली गोल्ड ने इतने अप्स एंड डाउन्स, इतने अप्स एंड डाउन्स दुनिया के अंदर, सल्तनत बदलते देखिए, राजाओं को कब्जे करते देखे, फिर राजाओं का डाउनफॉल देखा है, फिर उसने पूरा सब कुछ देखा है। तो गोल्ड को सेंस हो जाता है, गोल्ड को सेंस हो जाता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। गोल्ड के प्राइस एक्शन फ्यूचर के सिनेरियो को डिपिक्ट कर रहे होते हैं। इस टाइम गोल्ड के अंदर जो मूवमेंट है वो क्या ऐसा चीज है, वो उसको समझने की कोशिश करेंगे। और गोल्ड क्या है ना, एक तरीके से प्रोफेसर है, टीचर है, और बिटकॉइन उसका स्टूडेंट है। आज अगर प्रोफेसर इस तरीके से अगर मूव कर रहा है तो कल को स्टूडेंट उससे क्लूज लेके आगे मूव करेगा। फिर मैं बोल रहा हूँ कि सदियों पुरानी हिस्ट्री है ना, तो एक्सपीरियंस में गोल्ड ज्यादा है। बिटकॉइन के पास एक्सपीरियंस की कमी है। हाँ, ये जरूर है कि वो उससे, प्रोफेसर से, टीचर से उसने इंस्पिरेशन लिया है। और जो गोल्ड के अंदर खामियां हैं, खामियां दो ही तो खामियां हैं। खामियां क्या है कि एक इंटरनेट के ऊपर जो है ऐसा वो मूव नहीं कर सकता, एक डिजिटल नहीं है, डिजिटल फॉर्म में नहीं है। तो उसको बिटकॉइन ने इंप्रूव किया।
दूसरा बिटकॉइन ने इम्प्रूव किया कि उसको हम ये नहीं कह सकते कि कितना और ज़मीन में से निकलेगा। उसकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड नहीं है, ठीक है? हाँ, माइनिंग डिफ़िकल्ट है, इतनी तेज़ी से उसकी सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती, मार्केट में बहुत सारा गोल्ड लाके आप डंप नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वो बिटकॉइन की तरह नहीं है। बिटकॉइन ने क्या करा कि भाई मैं अपनी कोड के अंदर उसका जो कोर है, उस कोड में डिफ़ाइन हो गया कि बिटकॉइन की सप्लाई जो है वो फिक्स्ड है। ये उसको एक एडवांटेज देता है और प्लस डिविजिबिलिटी, क्योंकि गोल्ड को अगर मुझे अंडा लेना है, 4 अंडे लेने हैं, तो मैं कितने अगर और मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मेरे पास गोल्ड चेन है सपोज़ और मेरे को 4 अंडे लेने हैं और मेरे को आधी ब्रेड लेनी है और ₹10 का हरा धनिया लेना है और मेरे को कुछ छोटी-छोटी चीज़ें लेनी है, तो मैं कितना गोल्ड के चेन में से टुकड़े निकालूँगा कि मैं वो चीज़ें ले लूँ। लेकिन बिटकॉइन के अंदर क्या है, सैट्स हैं, 100 बिलियन सतोशीज़ होते हैं एक बिटकॉइन में, उसकी डिविजिबिलिटी इम्पेकेबल है। तो ये उसको एक और एडवांटेज देती है, पोर्टेबिलिटी, इंटरनेट के ऊपर जा सकता है और उसको क्रिएट करना मुश्किल है, उसकी सप्लाई लिमिटेड है, उसको क्रिएट नहीं किया जा सकता, सिक्योरिटी है, तो बिटकॉइन इज़ अ बेटर वर्ज़न ऑफ गोल्ड। बट कहना ये कि भाई गोल्ड कुछ नहीं है और बिटकॉइन सब कुछ है, भाई वो अंकल हैं, वो एक्सपीरियंस है उनके पास 5000 साल का, बिटकॉइन के पास है 15 साल का, 16 साल का। तो 5000 साल के एक्सपीरियंस के सामने 15-16 साल का एक्सपीरियंस, 15-16 साल वाला जो बच्चा है, वो 5000 साल वाले अंकल को देख के इंस्पिरेशन ही तो लेगा ना। 5000 साल वाले अंकल जो है, जो एक्सपीरियंस है गोल्ड का, वो ये बता रहा है कि फ्यूचर में सब कुछ सही नहीं है। क्या-क्या चीज़ें उनको उनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेलकम टू बिट इनिंग, ये शो, ये कंटेंट, ये बनाने में मज़ा आता है ऐसा कि हाँ यार, ये अंडरस्टैंडिंग हमारी इस चैनल के थ्रू हमारी ना एक नेक्स्ट लेवल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल कान पकड़ के कह रहा हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। बट जो मेरे को मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे आप क्रिटिसाइज़ करो कमेंट में, नहीं आप ये गलत बोल रहे हो, ये सही बोल रहे हो। मैं तो अपना ओपिनियन दे रहा हूँ और मेरे ओपिनियन पे डिबेट हो, डिस्कशन हो, कम से कम दिमाग के परखच्चे उड़ जाएँ, दिमाग ना ऐसे खुल जाए कि हाँ यार, अरे यार कुछ वाक़ई कुछ नई चीज़ कुछ सोचने को मिल रहा है, कुछ नया पर्सपेक्टिव है, हाँ यार कुछ मज़ा आ रहा है इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है? चलो मिलते हैं, अरे मिलते कहाँ हैं, अभी तो वीडियो शुरू हुआ है। चलो ठीक है, लेट्स डू इट गाइस। चलो ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, $3725 पे अपना इसने ऑल टाइम हाई बनाया। इधर से क्रिप्टो की मार्केट क्रैश कर गई। क्रिप्टो की मार्केट जो है, अभी ये तो बिटकॉइन थोड़ा रिकवर कर गया, अभी ये 1,12,000। इनफैक्ट हम 24 घंटे की अगर रेंज देखें तो ठीक ठाक मार्केट गिर गई थी, 4 ट्रिलियन से नीचे आ गई थी। 1,12,293 पे पहुंच गया था अभी बिटकॉइन, तो थोड़ा बहुत रिकवरी शो करी है पिछले 1-2 घंटे के अंदर, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो क्रिप्टो की मार्केट गिर गई। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी क्रिप्टो पे लास्ट में बात करेंगे। तो बिट गोल्ड अलग जा रहा है और बिटकॉइन अलग जा रहा है। सबसे पहला बिटकॉइन की जो एक और गिरने की वजह ये कि वॉल स्ट्रीट जर्नल पे एक आर्टिकल आया और अटलांटा जो वहाँ की स्टेट है, वहाँ का जो फेडरल रिजर्व, तो हर स्टेट का वहाँ पे एक फेड का एक प्रेसिडेंट होता है, तो वहाँ का एक फेड का जो प्रेसिडेंट है बॉस्टिक, उसने बोला कि तो हो सकता है कि इस साल और रेट कट ना आए, इस साल और रेट कट ना हो। तो जैसे ये न्यूज़ आई वॉल स्ट्रीट जर्नल की, उन्होंने सोचा कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने बोल दिया। अरे एक स्टेट का फेडरल रिजर्व का प्रेसिडेंट बोल रहा है, भाई उसकी बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? लेकिन ले लिया, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उसको में छाप दिया, लोगों ने बोला अरे और रेट कट नहीं होंगे, तो क्रिप्टो मार्केट इसलिए वहाँ पे क्रैश कर गई। क्रैश क्या मतलब, उसमें करेक्शन आ गई, लेकिन ओवरऑल पीपल सबसे पहले शुरुआत ये करते हैं कि देखो गोल्ड क्या सेंस कर रहा है, उसको शुरुआत करते हैं। वो शुरू कहाँ से होता है? सब कुछ अच्छा चल रहा था मिडल ईस्ट के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप जाता है, डोनाल्ड ट्रंप मिडल ईस्ट के अंदर सऊदी गया, कतर गया। कतर को वो अपना बहुत स्ट्रॉन्ग एलाय मानता है। कतर के थ्रू वो गाज़ा के अंदर और जगह पे जहाँ पे भी उसको नेगोशिएट करना होता है, वो कतर के थ्रू करता है। कतर को यूएस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलाय माना गया, ठीक है? और यूएस भी उसको अपना हमेशा से बोलता है कि कतर इज़ आवर फ्रेंड, कतर इज़ आवर एलाय। कतर ने भी रिस्पॉन्ड किया कि भाई यूएस का प्रेसिडेंट आया है, $400 मिलियन का कतर ने एक लग्जरी जेट उसको गिफ्ट किया ट्रम्प को, जिसका न्यू एयरफोर्स वन के नाम से। उसको 400 मतलब इत मॉडिफाई करके पूरा उसको यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने
बोइंग 747 फ्रॉम कतर, जो कतर ने गिफ्ट किया, उसको प्रेसिडेंट ट्रंप के यूज के लिए रख लिया। सोचो कि गिफ्ट दिया, तो इससे बड़ा चीज क्या हो सकती थी। अब यही मानोगे ना, कोई आपको 400 मिलियन यूएस डॉलर का आपको गिफ्ट करेगा तो आप उसको अपना दोस्ती तो मानोगे ना, आप तो उसके गुणगान गाओगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि भाई, आप सबको पता है कि इजराइल ने जो कतर के अंदर जो अटैक किया, वो मतलब उसने पूरे रीजन के अंदर एक अलग लेवल की बहस, अलग लेवल का थॉट प्रोसेस छेड़ छेड़ दिया है। कतर के अंदर इजराइल बिना यूएस की परमिशन के अटैक कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। और वही हुआ अल्टीमेटली, कि अब ये निकल के आ रहा है कि कहाँ से उसने अटैक किया। यहाँ से उसने ये साइड से अटैक किया, उसने बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी ऑफ मिसाइल के थ्रू उसने कतर के अंदर अटैक किया। और सबसे बड़ी बात यह है इसके अंदर जो निकल के आ रही है कि यूएस को इस चीज का मालूम था, ठीक है। तो ट्रंप सेड दैट ही डायरेक्टेड, तो बेसिकली क्या है कि यूएस ने ये तो बोला, ट्रंप ने ये तो बोला कि कतर को स्ट्राइक करना ये नेतन्याहू का डिसीजन था, यूएस प्रेसिडेंट का डिसीजन नहीं था, और हमने कतर को बताया, ठीक है। तो ट्रंप सेड दैट ही इज नॉट थ्रिल्ड अबाउट एंड बोथ कतर एंड इजराइल आर यूएस allies. कतर हैज बीन अ मीडिएटर इन टॉक्स फॉर सीज फायर इन गाजा। लेकिन उसके ये इस चीज को कि ट्रंप ने क्लेम किया कि हमने कतर को बता दिया था, लेकिन जो कतर के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने बताया कि दैट द व्हाइट हाउस सेइंग रिपोर्ट इट गॉट अ हेड्स अप बिफोर द अटैक वर फॉल्स। कोई हमें पहले नहीं बताया गया, और हमें जो फोन कॉल आया है वो जब ब्लास्ट होने के बाद आया। तो इससे इससे पोल खुल गई कि जो यूएस है, यूएस को पहले से मालूम था, यूएस ने पहले से बताया नहीं। और यूएस अगर कतर को दोस्त मानता था तो उसने एक्शन क्यों नहीं लिया। यहाँ से एक नई लेवल की डिबेट छुड़ गई कि अब जो है वो टाइम आ गया है कि अरब नेशंस नीड टू बी यूनाइटेड। और ये पहले भी इजिप्ट ने एक प्रपोजल दिया था कि अरब लीग, जो अरब स्टेट्स हैं जो मिडिल ईस्ट में, उनको इकट्ठा होना चाहिए और नेटो की तरह एक मिलिट्री फोर्स बनानी चाहिए। और ये 2015 में इजिप्ट ने पहले प्रपोजल दिया था, और अब ये फिर से ये बात छिड़ी है। और ये बात इसलिए छिड़ी क्योंकि अब ये कतर पे हो सकता है, तो कल को ये सऊदी पे भी हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है। तो ये तो हो गया। और इजराइल ने कहीं पे भी इसको कोई ये नहीं बोला कि भाई सॉरी या गलती से हो गया। उसने बोला ऐसे अटैक्स और भी फ्यूचर में होंगे, जहां जहां उसको अटैक करना होगा, जहां जहां उसकी वो ये सिलेक्टेड अटैक फ्यूचर में भी करता रहेगा। इसके लिए अरब नेशंस इकट्ठे हुए। अरब नेशंस ने एक अरब लीग है, अरब के अंदर जो अरब लीग के जो मेंबर्स हैं उसमें 22 मेंबर हैं, जिसमें अल्जीरिया, बहरीन, यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया। और ये पूरी आप एक लिस्ट देख सकते हो कि कतर के इस अरब लीग के अंदर कौन कौन मेंबर्स हैं, ठीक है। अब ये मेंबर्स की एक फोर्स बनाने की बात हो रही है, जिसको इजिप्ट ने पहले भी बोला था, बट अब ये इस बार सीरियस हो गए हैं। और इस बार दे माइट फॉर्म अ मिलिट्री यूनिट अगेंस्ट होम, अगेंस्ट नेटो। जो कि नेटो के अंदर अगर आप मेंबर देखो तो पहले 12 कंट्रीज थी। 4 अप्रैल 1949 को ये बना था। उसके बाद 20 कंट्रीज है। इसके बाद अभी कंट्रीज की लिस्ट यहाँ पे बढ़ती चली गई है। 20 कंट्रीज ने नेटो को ज्वाइन कर लिया है, जिसमें काफी बड़ी कंट्रीज है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, हंगरी, इटली, ऑलमोस्ट पूरा यूरोप है, लग्जमबर्ग पूरा यूरोप है, पोलैंड है, पोर्चुगल है, यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम है, स्वीडन है, टर्की है, पोर्चुगल है। तो ये नेटो के मेंबर्स हैं। तो नेटो के मेंबर्स वर्सेस अरब, ये एक आज के डेट में फ्रंट बन गया है। और मार्केट को ये लगता है, अब जनरल परसेप्शन है कि ये चीज यहाँ पे रुकेगी नहीं, फ्यूचर में ये चीजें बढ़ सकती हैं। क्योंकि जब अरब के जो देश अभी मिले पीछे कतर के ऊपर अटैक के लिए, और उन्होंने जो जो उसमें बातें करी, उसमें उन्होंने अटैक कंडेम किया, सॉलिडारिटी विद कतर, वार्निंग एंड कंसर्न्स, टॉक्स ऑफ एनहांसिंग कलेक्टिव डिटरेंस। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इकट्ठे मिलके डिफेंस करना, अटैक करना, उस पर भी डिस्कशन हुई है। अभी उन्होंने कुछ इमीडिएट प्यूनिटिव इकोनॉमिक मेजर्स नहीं अपनाए हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर अगर इसराइल ने रिपीट किया तो ऐसा लगता है मार्केट के अंदर कि ये चीज यहाँ रुकेगी नहीं, ये चीज बढ़ेगी। और एक नेटो वर्सेस अरब लीग की जो एक लड़ाई है वो हो सकती है। फिलहाल अभी ऐसा अरब नेशंस ने ऐसी कोई यूनिट नहीं बनाई है, लेकिन मार्केट को ऐसा सेंस होता है कि थिंग्स इन द फ्यूचर कुड गो रॉन्ग, ठीक है। जिसकी वजह से जब भी फ्यूचर के अंदर, जब मार्केट के अंदर ऐसी चीजें होती हैं, तो जो
जो परफेक्ट हेज अगेंस्ट द रिस्क, अगेंस्ट द अनसर्टनिटी है, गोल्ड इसलिए उस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा है। एक और जो न्यूज़ है जिसकी वजह से, ये तो हो गया एक एंगल, ठीक है। दूसरा एंगल ये हो सकता है कि मार्केट के अंदर अभी आपने देखा होगा 100 साल पुराना एआई भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। 100 साल पुरानी एक इक्वेशन थी, ठीक है, जिसको अभी तक सॉल्व नहीं किया जा सका था, उसको एआई ने सॉल्व कर दिया। तो एआई जस्ट सॉल्व्ड एन इक्वेशन दैट ह्यूमंस हैव स्ट्रगल्ड विद 100 इयर्स पुरानी एक इक्वेशन थी, जिसको एआई ने सॉल्व कर दिया। अब एआई जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से जॉब लॉसेस हो रहे हैं, उस हिसाब से एआई कैन रियली हार्म। यहाँ तक कि यूएस के अंदर अभी एक सर्वे हुआ, उसके अंदर काफ़ी लोगों का मानना है कि क्रिएटिविटी पे ये में हिट करेगा, मीनिंगफुल रिलेशनशिप पे हिट करेगा, डिफिकल्ट डिसीजंस पे हिट करेगा, और सॉल्व प्रॉब्लम्स इस पे भी, जो आदमी की, ह्यूमंस की जो ये बेसिक जो उनकी इंटेलिजेंस थी, उस सबको ये हिट करेगा नेगेटिवली। बेटरमेंट के लिए बहुत कम लोग मानते हैं, ज़्यादातर लोग मानते हैं कि इट विल हार्म ह्यूमंस ऑन दीज थिंग्स। बट उससे भी बड़ी बात ये है कि जो गूगल के रिसर्चर्स ने वार्न किया है कि जो एआई है वो फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो ला सकता है। कैसे ला सकता है? कि ट्रेडिशनल जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, इक्विटी मार्केट्स हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, उनको क्रैश कर सकता है। कैसे क्रैश कर सकता है? यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या क्या रिस्क हैं एआई के। एआई जो है वो सिस्टेमिक मार्केट क्रैशेस कर सकता है, लिक्विडिटी क्राइसिस कर सकता है। आपको ये पता होगा कि आज की डेट में जितनी भी ट्रेडिंग होती है वो सब एल्गोरिथमिक होती है। ऑलरेडी एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का बहुत बड़ा शेयर है, और सोचिए कि जब एआई ड्रिवन एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग भी यूज होने लगी है, जिस तरीके से एआई के पास जो कंप्यूट है, एआई के पास एक सोचने समझने की जो ताकत उसकी बढ़ती चली जा रही है, उसका एक मिसयूज किया जा सकता है, वो फ्लैश क्रैशेस कर सकता है, वो नैरेटिव सेटिंग कर सकता है, वो बाइंग सेलिंग ऑर्डर्स लगा सकता है, वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को, मार्केट को फ्यूचर में क्रैश कर सकते हैं। सिस्टेमिक रिस्क है। मोनोपोलाइजेशन एंड अनइक्वल पावर, जिसके पास ज्यादा कंप्यूट वो उतना ही ज्यादा मैनिपुलेट कर सकता है। अगर कुछ लोगों के पास एआई की कंप्यूट ज्यादा होती है, जैसे अमेरिका के पास या कुछ देशों के पास, तो वो दूसरे देश के फाइनेंशियल मार्केट्स पे अटैक कर सकते हैं। वाइडनिंग इनइक्वालिटी, जिनके पास एआई का एक्सेस होगा, जिनके पास एआई एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का एक्सेस होगा, वो ज्यादा अमीर होते चले जाएंगे। जिनके पास एक्सेस नहीं होगा वो गरीब होते चले जाएंगे। इनकम इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। एल्गोरिथमिक बार्गेनिंग, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, डिसीजन मेकिंग जो एजेंट्स करते हैं उसको ह्यूमंस ऑडिट नहीं कर पाते, और ये उनके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है, तो ये भी एक खतरा बनता जा रहा है। रिसोर्स मोनोपोलाइजेशन, ऑब्वियसली जब जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, डेटा होगा, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, वो मोनोपोली हो जाएगी उनकी ऑलमोस्ट मार्केट्स पे। ठीक है, तो काफी सारे सोशल, लीगल, तो ये सारे जो एआई के जो इम्पैक्ट हैं, एआई के जो खतरे हैं वो फाइनेंशियल मार्केट पे, उसको भी कहीं ना कहीं गोल्ड जो है वो रिस्क को विजुअलाइज कर रहा है। और जब मार्केट इस रिस्क को विजुअलाइज कर रही होती है, तो वो गोल्ड के अंदर हमेशा से वो हेज रहा है सारी अनसर्टनिटीज का। जैसी अनसर्टनिटी मार्केट में बढ़ी, तो पहली अनसर्टनिटी आपको मैंने बताई अरब और अरब नेशन, अरब लीग और नेटो की, ठीक है। और दूसरी मैंने आपको बताई कि एआई के थ्रेट्स की। और तीसरी भी यहाँ पे जो चीज हो रही है वो ये कि जो नेशंस हैं वो बहुत तेजी से, जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो डॉलर को डंप कर रहे हैं और गोल्ड को बाय कर रहे हैं। मैं इस पे आऊंगा पहले बाद में कि बिटकॉइन बिटकॉइन पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। अगर आप देखो तो मैसिव लेवल पे बाइंग हो रही है गोल्ड की। अगर इंक्रीज की बात करें 2024 में अकेले, तो पोलैंड सबसे ज्यादा गोल्ड को बाय कर रहा है 90 टन, टर्की, इंडिया, चाइना, चेक रिपब्लिक। अगर मैं सिर्फ आपको यहाँ पे अगर गोल्ड रिजर्व्स की बात करूं, ईस्ट एशिया में चाइना के पास ऑलमोस्ट 2300 टन गोल्ड है, ठीक है। जापान के पास 845, ताइवान, इंडिया के पास 876 टन है, ठीक है। साउथ एशिया में सबसे ज्यादा गोल्ड इंडिया के पास है। इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है, साउथ एशिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन ईस्ट एशिया में चाइना लीड कर रहा है। साउथ एशिया में सबसे ज्यादा गोल्ड थाईलैंड के पास है। और सबसे ज्यादा इंक्रीज अगर कोई गोल्ड के अपने रिजर्व्स के कर रहा है, तो इस टाइम इंडिया तीसरे नंबर पे है पिछले एक साल में, और चाइना भी है। तो चाइना, अगर हम देखें तो चाइना अगर हम गोल्ड रिजर्व्स की बात करें, 2024 का स्नैपशॉट है, अब तो 2025 में और बढ़ गया होगा,
तो इंडिया के पास 876 टन है गोल्ड, चाइना के पास 2300 टन है। लेकिन लोग ये बताते हैं कि चाइना के पास, ये तो ऑफिशियल नंबर्स अलग हैं और अनऑफिशियल नंबर चाइना के पास बहुत बड़ा है। तो चाइना यूएस डॉलर को डंप कर रहा है और गोल्ड की बाइंग कर रहा है, ये एक और कारण है, क्योंकि डॉलर के जिस हिसाब से डेट बढ़ रहा है, डॉलर अपने डेट को पे ऑफ नहीं कर पाएगा। उसका जो डेट पे अकेला जो इंटरेस्ट है वो 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर का, तो उसका सिर्फ वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो फ्यूचर में ये भी एक रिस्क है जो जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो पंप कर रहा है। ठीक है, ये क्लैरिटी हो गई। तो ये 3-4 रीजन मैंने बता दिए। अब बिटकॉइन और गोल्ड का क्या सीन है? देखो, अगर हम 13 साल का रिटर्न देखें, तो 7 सालों में अगर आपने $1000 डाले होते 13 साल पहले, तो यहाँ पे नीचे आप फिगर चेंज होती देख रहे हो। 9 सालों में आपका गोल्ड हो जाता 11 साल में, 12 साल में। अब 13 साल बाद देखते हैं। 13 साल बाद 1805 हो जाता आपका, $1805 हो जाता आपका, $1000। तो $1000 आपने 13 साल पहले अगर इन्वेस्ट किया होता गोल्ड में, तो 1805 हो जाते आज। और बिटकॉइन को आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना, लेकिन ये लंबे पर्सपेक्टिव है। लेकिन पिछले 1 साल में बिटकॉइन हैज रियली परफॉर्म्ड रियली वेल। तो बिटकॉइन और गोल्ड में हमेशा याद रखिए कि बिटकॉइन और गोल्ड में अल्टीमेटली बिटकॉइन विल फॉलो गोल्ड के ऑल टाइम हाई। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी ये ट्वीट किया है। इस ट्वीट को अगर देखो तो स्टॉक्स ऐसे फॉल कर रहे हैं जैसे, स्टॉक्स ऐसे राइज कर रहे हैं जैसे यूएस इकोनॉमी सोरिंग। ऑयल प्राइसेस ऐसे फॉल कर रहे हैं जैसे वी आर एंटरिंग अ रिसेशन। गोल्ड ऐसे बढ़ रहा है जैसे फेडरल रिजर्व रेट कट करने वाला है। बिटकॉइन ऐसे फॉल कर रहा है जैसे फेडरल रिजर्व रेट कट नहीं करेगा। होम प्राइसेस ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे मोर रेट कट्स आर कमिंग। ट्रेजरी यील्ड ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे स्टैगफ्लेशन हैज अराइव्ड। तो मार्केट बिल्कुल केओस में, कंफ्यूजन के उसमें, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है, तो गोल्ड अल्टीमेटली हमेशा से आप गोल्ड, ये ऑरेंज लाइन जो है, गोल्डन लाइन जो है गोल्ड की है, बिटकॉइन की ये लाइन है। तो बिटकॉइन अल्टीमेटली ऊपर नीचे करेक्शंस होते करते पड़ते ये गोल्ड को फॉलो करता है। तो अल्टीमेटली गोल्ड ने अपना ऑल टाइम बनाया, कुछ टाइम बाद आपको बिटकॉइन भी अपना ऑल टाइम हाई बनाता दिखेगा। लेकिन उससे पहले कुछ करेक्शंस होती हैं, एंड करेक्शंस आर गुड इन अ सेंस, क्योंकि करेक्शंस प्रोवाइड मोर स्ट्रेंथ। ठीक है ना? तो करेक्शंस होती रहती हैं। तो बेसिकली ये एक पॉइंट है जहाँ पे आपका जो सवाल है ना कि बिटकॉइन इज अ स्टूडेंट ऑफ गोल्ड एंड इट विल डेफिनेटली फॉलो दैट। सो 22 मिनट का वीडियो हो गया, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो कोई खास नहीं है। एआई का थ्रेट बढ़ता चला जा रहा है। कंट्रीज यूएस डॉलर को डंप कर रही हैं, और ये आज से पहले कभी नहीं हुआ है कि 3-4 मेजर फैक्टर्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक कुछ कारण है जिसमें गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई बनाया। गोल्ड का हिस्ट्री ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, फेमिलियरिटी ज़्यादा है, और जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो उसको बाय कर रहे हैं। एक दिन वो बिटकॉइन को भी इसी तरीके से, बिटकॉइन के अंदर भी इंटरेस्ट बनेगा और बिटकॉइन के अंदर भी बाइंग होगी। ठीक है, बिटकॉइन अल्टीमेटली गोल्ड को फॉलो करेगा। बिटकॉइन को दोष मत दीजिए, क्योंकि बिटकॉइन की हिस्ट्री अभी सिर्फ 16 साल की है इन कंपैरिजन टू गोल्ड। बट अल्टीमेटली बिटकॉइन के अंदर वो सारी इंप्रूवमेंट्स हैं। इंस्पिरेशन उसने गोल्ड से ली, लेकिन बिटकॉइन के अंदर वो सारी इंस्पिरेशंस हैं, सारी चेंजेस जो हैं, वो सारी इंप्रूवमेंट्स जो हैं, वो गोल्ड का बेटर डिजिटल वर्जन है। इनफैक्ट उसको डिजिटल गोल्ड भी इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज अ बेटर वर्जन ऑफ बिटकॉइन। इन और उसकी जो मैंने फैक्टर्स हैं वो आपको बताए। आपका क्या टेक है, एक बार कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो वीडियो बनाने में मजा आया। अगर आपको सुनने में मजा आया तो एक बार कमेंट करेगा, लाइक करेगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।